Go. Hi guys, this is the 44th episode of People's Podcast Pakistan. अभी इन द प्रीवियस सीरीज हमने मैकेनेटिक्स ख़त्म किया और वो बहुत लंबी सीरीज थी। अब ये मेटाफिजिक्स पे हम आए हैं, जिसमें एरिस्टोटल अपना कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट पेश करता है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। काफ़ी लंबी किताब है और जाकर बुक लामडा के अंदर जाके वो इसको सारा समराइज करता है और अपना एक्चुअल आर्गूमेंट सोलिडिफाई करता है। So we're gonna make a series of I think so 2 or 3 episodes on the metaphysics, और ये इसकी metaphysics की पहली episode है। I'm joined by my co-host Numan. How are you, Numan? क्या हाल चाल है? Hello, Kashuk Abdullah. Thank you very much. Yes, as you already told, आज हम मेटाफिजिक्स को डिस्कस करेंगे। तो if you want, as you have already told कि आपने मेटाफिजिक्स 3-4 दफ़ा पढ़ चुके हैं. If you could give us a small introduction to metaphysics because people might not know what metaphysics means. Actually इसमें तो already Aristotle ने खुद बताया कि metaphysics का मतलब what is metaphysics. He starts telling us from book number 1. But if you want to tell us a small introduction, that would be great. अच्छा, जो हमारे पास बेसिकली आज डेफिनेशन है ना मेटाफिजिक्स की, इट इज़ the study of the fundamental nature of reality, or the study of the first principles of reality. What is being, how being transcends the nature of existence itself. This metaphysics deals with, which is a branch of philosophy. इसकी अपनी आगे branches है, ontology है, and so on and so forth. अरिस्टोटल अपनी इस किताब में मेटाफिजिक्स में, इसकी 14 किताबें हैं, 14 बुक्स हैं मेटाफिजिक्स के अंदर। और इसमें वो अपना, उसका एंटायर एम है कि वो अपना कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट पेश करे। कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिस तरह एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के लिए जो आर्गूमेंट्स हैं उनके अपने बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं। कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट्स, ओटोलॉजिकल आर्गूमेंट्स, टेलीलॉजिकल आर्गूमेंट्स, और फिर उसके बाद आते हैं एक्सपीरियंशियल आर्गूमेंट्स भी कुछ आते हैं। इनके अंदर भी अपनी डिविजन्स हैं कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट्स में। एक तो अरिस्टोटल का आर्गूमेंट है जो है विच इज़ एन आर्गूमेंट फ्रॉम causation, which we'll explore, और एक और तरह का cosmological argument है which is a very famous argument for the existence of God, कलाम cosmological argument, जो अल गजाली ने पेश किया। अरिस्टोटल का जो आर्ग्यूमेंट है वो बाकी कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स की वेरिएशन से डिफरेंट इस तरह है कि सच एज जो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है वो डिपेंड करता है कि यूनिवर्स मस्ट बी फाइनाइट। उसका प्रेमिस टू ही इस चीज इस आर्ग्यूमेंट के इर्द रिवॉल्व अराउंड करता है। लेकिन एरिस्टोटल का जो आर्गुमेंट है, इट डज नॉट एज्यूम कि यूनिवर्स जो है वो फाइनाइट है। वो इस रफड़ में पड़ता ही नहीं है, क्योंकि अगर तो वो पड़ता तो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट जिस तरह अभी तक प्रूव हो भी चुका है लेकिन नहीं भी हो चुका, क्योंकि साइंस ने अभी तक ये नहीं जान पाया कि वॉज द यूनिवर्स फाइनाइट और इन्फिनिट। तो अगर तो एरिस्टोटल माइट हैव गॉन दैट राउट, तो उसका आर्गुमेंट भी यू कुड से काफ़ी लोगों की नज़र में अनसाउंड होता। तो वो उस रफड़ में नहीं पड़ा, उसने बस ये कहा कि इफ़ चेंज एग्जिस्ट्स, इफ़ चेंज अकर्स, देयर मस्ट बी अ चेंजर। और वो कॉजेशन वाले राउट से खुदा की एग्जिस्टेंस प्रूव करता है, विच वील एक्सप्लोर इन दिस बुक। इसमें पहली पहली बुक जो है इस मेटाफिजिक्स के अंदर, पहला चैप्टर जो है उसका नाम है बुक अल्फा। इसमें वो अपना मेटाफिजिक्स का और इस किताब का एम बताता है, और वो शुरू ही इस पहली लाइन से करता है कि बाय नेचर ऑल मैन लॉन्ग टू नो। हर इंसान की एक इनेट डिज़ायर होती है कि उसको जानना होता है। ही मैन इज़ अ वेरी क्यूरियस बीइंग, ही वांट्स टू गेट टू द एंड ऑफ थिंग्स, और ये जो सर्टेनिटी वाला एलिमेंट है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ही लाइक्स टू बी सर्टन अबाउट थिंग्स। अनसर्टेनिटी एक काइंड ऑफ chaos को इंटेल करती है, एंड chaos इट इज़ फंडामेंटली ओपोजिंग आवर बीइंग्स। तो बुक वन जो है अल्फा, उसके अंदर वो एक हिस्टोरिकल व्यू अपना बयान करता है कॉजेशन के ऊपर। वो लाइक आई सेड, ही स्टार्ट्स विद बाय नेचर ऑल मैन लॉन्ग टू नो। उसके बाद वो हमें कहता है कि अच्छा राइट, दे लॉन्ग टू नो, बट व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू दे वांट टू नो। वो उसको दो टाइप्स में आप कह लो डिफरेंशिएट करता है नॉलेज की, कि दो टाइप्स ऑफ नॉलेज हैं। यहाँ पे वो अपने टीचर प्लेटो की कुछ टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज बोरो करता है, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट हियर कि इवन दो वो ये टर्म्स यूज़ कर रहा है जो प्लेटो ने यूज़ की हुई हैं, जिस तरह पर्टिकुलर्स और यूनिवर्सल्स, एरिस्टोटल का अपना मीनिंग इन टर्म्स का डिफरेंट है। जिस तरह प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ द फॉर्म्स में पर्टिकुलर्स और यूनिवर्सल्स की ये डिफिनेशन दी थी कि पर्टिकुलर वो चीज़ है जो एक फॉर्म के अंदर पार्टेक कर रहा है, और यूनिवर्सल वो चीज़ है जो फॉर्म इटसेल्फ है। जिस तरह फॉर्म ऑफ ब्यूटी
एक फॉर्म है, इट इज़ अ यूनिवर्सल, लेकिन एक ब्यूटीफुल सनसेट जो है इट इज़ अ पर्टिकुलर विच पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्म इटसेल्फ। एरिस्टोटल की डेफिनेशन ये है, विच वील गेट टू इट सून इनफ। वो दो टाइप्स ऑफ नॉलेज डिफरेंशिएट करता है। पहली है नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड सेकंड इज नॉलेज फ्रॉम स्किल। वो कहता है नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस जो है इट इज़ कंसर्न्ड विद पर्टिकुलर्स, और नॉलेज फ्रॉम स्किल जो है इट इज़ बेस्ड ऑन यूनिवर्सल्स। जिस तरह एक 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 आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा, अच्छा ये खास दवाई जो है ना, ये मेडिसिन जो है, ये एक इस डिजीज को या इस इलनेस को ट्रीट कर देगी। लेकिन आपका नॉलेज फ्रॉम स्किल आपको ये बताएगा कि ये क्यों करेगी उसको क्योर। It will concern itself with not the particular but with the universal, and that is to Aristotle a better kind of a knowledge। उसमें certainty ज़्यादा होती है। तो proper knowledge जो है, knowledge from skill, एरिस्टोटल कहता है कि it lies in knowing the causes and principles of things, principles such as laws of nature या laws of logic, और इन कॉजेज की एलेबोरेशन और इन प्रिंसिपल्स की एलेबोरेशन जो है ये मेटाफिजिक्स की जो कंटेंट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर, उसको फॉर्म करता है, राइट। नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑन दी अदर हैंड, एरिस्टोटल कहता है कि ये इस दिस काइंड ऑफ अ नॉलेज इज नॉट रियली ट्रू विजडम, क्योंकि ये सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन मच, इट डजेंट टेल यू टू मच, क्योंकि इसकी जो फंडामेंटल रियलिटी होती है जो इसको अंडरलाई कर रही होती है वो अभी आपकी नॉलेज में नहीं है। आपको नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस से ये चीज़ें नहीं पता लग सकती हैं। जो सेंसेस हैं, आपकी टच, स्मेल, साइट, दे डू नॉट देमसेल्व्स प्रोवाइड रीजन। आप देख सकते हो कि अच्छा ये जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है आग से डिस्ट्रॉय हो रहा है, बट यू विल नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंड कि उसके पीछे प्रोसेसेस क्या चल रहे हैं। यू विल जस्ट, योर आईज विल जस्ट टेल यू दिस इज हैपनिंग बट नॉट व्हाई दिस इज हैपनिंग। दैट इज व्हाई रिचोल्ड कहता है कि नॉलेज फ्रॉम स्किल ऑफ द पर्टिकुलर्स इट इज बेटर देन द नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस। चैप्टर 2 जो है इस किताब का, वो शुरू होता है इस क्वेश्चन से कि ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स एंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कॉजेज इज द विजडम ऑफ नॉलेज। ये प्रिंसिपल्स और ये कॉजेज आर ऑफ यूनिवर्सल्स देन ऑफ पर्टिकुलर्स। एक यूनिवर्सल एरिस्टोटल की नज़र में है वो चीज़ जो यूनिवर्सली अप्लाई होता है, यूनिवर्सली ट्रू होता है, ऑब्जेक्टिवली ट्रू होता है। दैट इज, इट इज ट्रू एंड इट इज ऑब्जेक्टिव अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग एल्स, रिगार्डलेस ऑफ एनी, आप कह लो एनी यार, आई जस्ट फॉरगॉट द टर्म फॉर जो हम मैथ में यूज़ करते हैं। खैर, इस तरह जो एरिस्टोटल है वो एक मिसाल देता है कि पाई डी जो फॉर्मूला है एक सर्कमफेरेंस जानने का, तो इट इज़ यूनिवर्सल, और वो यूनिवर्सली ट्रू होता है। इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू कि अच्छा इस खास सर्कमस्टेंस के अंदर इट विल रिमेन ट्रू एंड इन अदर सर्कमस्टेंसेस इट विल नॉट बी ट्रू। सो दिस काइंड ऑफ अ नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल्स इज सुपीरियर इन हिज आइज। तो जो पर्टिकुलर है ऑन दी अदर हैंड इट मीन्स ईच स्पेसिफिक थिंग। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक सर्कल जो आपने ड्रॉ किया है ऑन अ नोट पैड, वो एक पर्टिकुलर है, लेकिन उसकी जो इक्वेशंस दमसेल्व्स हैं, जिस तरह उसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, उसकी all of these things they are universals, they are not confined to circumstance, they are objective and they are universal and true under all circumstances, sorry। तो जो विजडम है एरिस्टोटल कहता है इट स्टडीज द यूनिवर्सल कॉजेज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी, और इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज। एरिस्टोटल इक्वेट करता है विजडम को विद फिलोसफी, क्योंकि फिलोसफी जो है इट इज़ अ वर्ड विच इट सेल्फ comes from the root philosophia, which means the love of wisdom। So philosophy itself means the love of wisdom, so if you're a lover of wisdom you're a philosopher then। एरिस्टोटल आर्ग्यू करता है कि फिलोसफी जो है इट इज़ अ साइंस, लेकिन इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर साइंस, क्योंकि फॉर एग्जांपल मेडिसिन जो है, मेडिसिन इज अ साइंस which which wants to achieve something आउट ऑफ इट सेल्फ। मतलब एक बंदा जो मेडिसिन स्टडी कर रहा है वो एक खास इलनेस का क्योर निकालना चाह रहा है, वो एक खास चीज़ को सॉल्व करना चाह रहा है। ही इज़ नॉट स्टडिंग मेडिसिन फॉर इट्स ओन सेक, इट्स ही स्टडिंग इट फॉर द सेक ऑफ समथिंग एल्स, जो उसका एंड बनेगा, और मेडिसिन जो है वो मीन्स होगा। लेकिन फिलोसफी, एरिस्टोटल कहता है कि इट इज़ समथिंग दैट यू स्टडी फॉर योर ओन सेक, इट इज़ समथिंग जो आप उसकी सेक के लिए ही खुद पढ़ते हो। इट डजेंट कंसर्न इट सेल्फ विद एनीथिंग एल्स जो जो उसकी उससे खुद बाहर हो, राइट।
तो फिलोसफी की वो डेफिनेशन देता है, इट इज अ साइंस दैट इज स्टडीड फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एंड नॉट फॉर एनी अदर यूटिलिटी, और नॉट फॉर एनी यूटिलिटी एट ऑल. तो फिलोसफी in simple terms seeks knowledge for its own sake, not for uses such as predicting the weather या फिर calculating the distance between something and something else. तो philosophical wisdom जो है, it may nonetheless lead to such uses, लेकिन ये uses और ये utility itself उसका purpose नहीं है. इससे आपके फायदे होंगे, जो भी फायदे लेकिन आपको फिलोसफी पढ़ने से होंगे, वो फायदे हासिल करना फिलोसफी का मकसद नहीं है, वो एक्सीडेंटल फायदे हैं, आप ये कह सकते हो. और एक फिलोसफी जो है, इट वर्क्स फॉर ओनली इटसेल्फ. अपना जो उसने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है विद इन विच इट ऑपरेट्स, उस स्ट्रक्चर के लिए ये वर्क करती है, नॉट फॉर एनी यूटिलिटी दैट यू माइट डिराइव आउट ऑफ इट अगेन. सो एरिस्टोटल के सेंस में फिलोसफी इज द ओनली साइंस दैट इज truly free as in what I just stated about not concerning itself with any utility, but studying it for the sake of knowledge only. So एरिस्टोटल की नज़र में philosophy is the highest and most worthy of all endeavors. यहाँ पे चैप्टर 2 एंड होता है. चैप्टर 3 में एरिस्टोटल अपने 4 काइंड्स ऑफ कॉजेशन बयान करता है. यहाँ पे अब इसका जो आर्ग्यूमेंट है, वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होना शुरू होता है इस चैप्टर 3 के अंदर, क्योंकि 4 काइंड्स ऑफ कॉजेशन आगे जाके बोरो करेगा अपना आर्ग्यूमेंट सॉलिडिफाई करने के लिए. 4 काइंड्स ऑफ कॉजेशन बयान करता है. वो कहता है कि किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको 4 काइंड्स ऑफ कॉजेस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज, एंड what was the fourth one? um, Final Material cause. cause, formal cause, efficient cause, And then final cause. final cause. Yeah, final cause. Yeah, you're right. तो वो एक मिसाल देता है कि आप अगर तो एक पॉट ऑफ क्ले है ना, तो उस पॉट ऑफ क्ले को अगर आप कहोगे कि अच्छा ये चीज़ मेरी आंखों के सामने दिख तो रही है कि लेकिन क्या ये असल में एग्जिस्ट करती है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस और द सस्टेनेंस ऑफ दिस थिंग? यू एक्सप्लेन इट थ्रू इट्स 4 काइंड्स ऑफ कॉजेज. आप पूछ सकते हो इसकी मटेरियल क्या है. इसकी मटेरियल कॉज है कि ये क्ले से बना है ऑब्वियसली. इसकी एफिशिएंट कॉज क्या है? इसकी एफिशिएंट कॉज है कि इसको एक पॉट मेकर ने बनाया है, जो एक इटसेल्फ एक मटेरियल बीइंग है. आप पूछ सकते हो इसकी फॉर्मल कॉज क्या है, इसकी फॉर्म क्या है, इसकी शेप क्या है, और वो है इसकी एक ओवल शेप हो सकती है, दैट माइट बी इट्स फॉर्मल कॉज. अब इसकी फाइनल कॉज क्या है? फाइनल कॉज यानी इसका पर्पस क्या है, व्हाट एंड डज इट सर्व. तो आप इसके अंदर पानी होल्ड कर सकते हो, दैट माइट बी इट्स फाइनल कॉज. तो इस तरह एरिस्टोटल कहता है कि आपको पता चलता है कि 4 काइंड्स ऑफ कॉजेज हैं, लेकिन मसला ये आया हुआ है उसके ज़माने में, व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इन द बुक, कि जो ग्रीक फिलोसफर्स एंड ग्रीक थिंकर्स, दे ओनली कंसर्न्ड देमसेल्व्स विद द मटेरियल कॉज. वो समझते रहते थे कि जो मटेरियल कॉज है ना, इन चारों में से एक जो है मटेरियल कॉज, वही सिर्फ ओनली काइंड ऑफ कॉजेशन है. इसके अलावा कॉजेशन किसी और तरह की होती ही नहीं है. जिस तरह आप कह लो, देयर वर मैनी फिलोसफर्स जो कहते थे कि पानी इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ एवरीथिंग. जिस तरह थेलीस जो था ऑफ मिलेटस, एक शहर है, तो थेलीस जो था वो कहता था कि पानी से ही सब कुछ बना है और पानी ही फंडामेंटल कॉज है हर चीज़ का. अब इसके अलावा एक और थिंकर था इसी शहर से, एनेक्सामेनिस आई थिंक सो इज वाज हिज नेम, जिसने कहा कि इट इज़ नॉट वाटर बट इट इज़ एयर विच इज़ द फंडामेंटल कॉज ऑफ एवरीथिंग. एक और फिलोसोफर आया, उसने कहा, वो डायोजनीस, उसने कहा कि एयर ही है सब कुछ, इट इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ एवरीथिंग, एग्रीइंग विद एनेक्सामेनिस. फिर अदर फिलोसोफर सेड कि नहीं, ऐसा नहीं है. हिपेसस और हेराक्लिटस आए, उन्होंने कहा कि फायर जो है, तुम सब गलत हो, फायर जो है इट इज़ द फंडामेंटल कॉज ऑफ एवरीथिंग. फिर एम्पिडोक्लीस आया और एनेक्सागोरस आया, उन्होंने कहा कि ये जो है इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू वन एलिमेंट, लेकिन ये चारों एलिमेंट्स का मिक्सचर है. अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, इन चारों का मिक्सचर है हर चीज़ जो एग्जिस्ट करती है. तो वी कैन नॉट से कि इनमें से सिर्फ पानी ही फंडामेंटल कॉज है, एयर ही फंडामेंटल कॉज है, फायर ही फंडामेंटल कॉज है. इट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स. एरिस्टोटल अब कहता है कि ये सब फिलोसोफर्स की गलती ये थी कि इन्होंने समझा कि जो फंडामेंटल कॉज है ना, जो फर्स्ट कॉज है, इट इज़ अ मैटर ऑफ एन एलिमेंटल सॉर्ट, यानी वो एक मिक्सचर है इन 4 एलिमेंट्स का. लेकिन एरिस्टोटल कहता है कि जो मैटर है किसी भी तरह का, जो एक अंडरलाइंग सबस्ट्रेट है, इट कैन नॉट अलोन अकाउंट फॉर द फोर्सेस दैट
allow that thing to undergo change. For example, एयर को अगर आप कहते हो इट इज़ अ फंडामेंटल कॉज ऑफ एवरीथिंग, एयर या फिर वाटर या अर्थ या फायर से कोई चीज़ बनी तो होगी, लेकिन ये बेसिकली जो सिंपल सबस्ट्रेट्स ऑफ मैटर है, ये उसकी चेंज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप कहते हो कि यार देखो, this is made up of, for example, this is made up of water, okay, so it is made up of water, it is the material cause, लेकिन इसका एफिशिएंट कॉज क्या है, जो जिसने उस मैटर को इस चीज के अंदर बनाया, to create something to bring something into existence, you need some sort of matter जो किसी और चीज से वो डिराइव करता है। लेकिन वो मैटर इस चीज के अंदर कैसे कन्वर्ट हुआ, वो कन्वर्जन इटसेल्फ ये चार एलिमेंट्स खुद बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद सिर्फ एक एक सबस्ट्रेट है छोटा सा जो इसको फॉर्म करते हैं। तो एक कॉज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये एरिस्टोटल का आर्गुमेंट है कि ये सारे फिलोसोफर्स जो है ना, they've basically led themselves and other people astray by their philosophies। ये चार एलिमेंट्स जो अकेले खुद सब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दैट इज द पॉइंट दैट ही इज मेकिंग सो फार। वो एग्जांपल देता है कि वुड और ब्रॉन्ज की एग्जांपल देता है कि वुड जो है इट कैन नॉट टर्न इट सेल्फ इन टू अ बेड, या वुड इज अ पार्ट ऑफ द बेड हैज बीन मेड आउट ऑफ वुड, लेकिन वुड अपने आप को खुद बेड की शक्ल नहीं दे सकता, राइट। someone did you need someone else who does that। और ब्रॉन्ज जो है इट कैन नॉट टर्न इट सेल्फ into a statue, you need someone else to do that। या वली, do you want to explain these slides, या फिर you told me that you were making these notes of some sort। Now that's fine. You are explaining everything very well, Abdullah. I was just sharing the picture, so if it's easier for the people who are listening, they could sort of imagine. Yes, you basically told it, right, Abdullah. About you gave a very good example about coffee, about cold coffee. कि cold coffee जो है, it's just like they were mixing substance with with basically form. But Aristotle ने substance को ignore नहीं किया। He said yes, substance is essential in a making of an object or making of the thing that we are seeing, but उसकी चार causes हैं पीछे, which are material cause, formal cause, efficient cause, and then the final cause. In case of your coffee, your iced coffee, uh, आपने जैसे बताया अब्दुल्ला की मटेरियल कॉज होगी, इसमें दूध हुआ इस्तेमाल, इसमें पानी हुआ, आइस क्यूब्स, कॉफ़ी। इसकी जो फॉर्मल कॉज होगी, फॉर्मल कॉज इज़ द पर्सन विद द नॉलेज विद द आइडिया टू मेक दैट आइस कॉफ़ी। उसकी जो एफिशिएंट कॉज होगी, एफिशिएंट कॉज विल बी दैट प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट, कैरिंग दैट प्रोसीजर टू मेक दैट कॉफ़ी, एंड द फाइनल cause would be for it, it would be served to you for you to drink it so you don't fall asleep during this podcast. So yes, so ये सारी चीज़ें थी उसने, मगर उसने सब्सटेंस को उसने अलग नहीं किया सबसे। उसने कहा अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसकी कॉज जो है एक आइडिया, एक जो कॉज या फॉर्म आप कह लो कि फॉर्म जो है, form is kind of an you can say aspect of the object. So, आप कह लो substance is type of a matter that if that substance is made of. For example, अगर एक स्टैचू मेकर है, वो एक स्टैचू बनाता है, उसका स्टैचू के अंदर एक फॉर्म है, लाइक इट्स स्टैचू डिपिक्ट्स अ फॉर्म ऑफ स्टैचू बेसिकली, ठीक है। मगर वो जिस चीज़ से बना हुआ है, इट वुड बी अ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल सब्सटेंस वुड कुड बी, it could be a wood statue, or it could be a bronze statue. That would be the substance, and these both combine to make the object as a whole. तो yes Abdullah, you explained it very well. एंड यस, उसने बेसिकली साथ में प्लेटो की थ्योरीज को भी इसने रिफ्यूट किया अपनी इस बुक में। उसने कहा कि प्लेटो यूज टू से कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ हैं जिसको उसने फॉर्म्स कहा है, जिसको एरिस्टोटल ने फॉर्म्स किया है, Plato used to think it सारी abstract entities they exist outside of this physical world, in the realm of ideas basically, and they are perfect, and they are unchanging, और हमारी जो सारी reality है, they are mere imitations of those abstract entities। मगर उसने एरिस्टोटल ने ये कहा कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स जो हैं दे कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। इंस्टेड उसने ये कहा कि फॉर्म्स जो हैं दे आर बेसिकली इनहेरेंट ऑफ द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जो कि हम लोग अपनी अपनी डेली लाइफ में देख रहे होते हैं। तो बेसिकली इसने उसमें उसमें एरिस्टोटल की जो थ्योरी है फॉर्म्स ऑफ गुड,
realm ऑफ आइडियाज, उसको भी उसने एक्सप्लेन किया और किस तरह उसने रिफ्यूट किया. बट एट द सेम टाइम अगर हम नोटिस करें, उसने सबस्ट्रेट को इग्नोर नहीं किया, उसने एलिमेंट्स को इग्नोर नहीं किया. उसने कहा यस, एलिमेंट्स आर द थिंग्स दैट सस्टेन द क्वालिटी ऑफ दैट एलिमेंट, दैट मैटर, जिससे वो चीज़ बनी हुई होती है. अगर कोई चीज़ पानी से बनी है तो उसमें वो पानी की खसूसियात रहेंगी. ठीक है. जैसे कि अगर आपकी आइस कॉफ़ी है, या आइस कॉफ़ी पानी से बनी है, तो अब दूध से बनी है, वाटर वाटर जैसा सब्सटेंस है ना, मिल्क. तो इसके अंदर वो वाटर की खसूसियात रहेंगी, ये नहीं कि वो सब ख़त्म हो जाएगा. अ, तो यस, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग. मैंने तो अभी तक सिर्फ इसकी 3 बुक्स पढ़ी हैं, 4 बुक मैंने आती हुई फिर आज पढ़ी थोड़ी-सी. बट यस, इट वाज़ अ वेरी गुड बुक सो फार. आई एम एन्जॉयिंग इट. अब्दुल्ला. या इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम निकोमेकियन एथिक्स. क्योंकि निकोमेकियन एथिक्स में जो अपना एक गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट बयान करता है वो उसको 10-12 दफ़ा रिपीट करता है. बट सो फार इसमें वो अपनी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ फिलोसफी आइडेंटिफाई कर रहा है, फिर आगे वो अपना आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू कर रहा है. दिस काइंड ऑफ फिलोसफी मेटाफिजिक्स, मेरे लिए एटलीस्ट टू मी, मुझे मेटाफिजिक्स ज़्यादा पसंद है देन द स्टडी ऑफ एथिक्स. है फिलोसफी काफ़ी डिफरेंट स्टडीज है ना, राइट? तो आई लाइक मेटाफिजिक्स मोर देन एथिक्स. इट्स जस्ट अ पर्सनल प्रेफरेंस. इसलिए आई लाइक द मेटाफिजिक्स बेटर देन द निकोमेकियन एथिक्स. खैर, यस, नो इस डाउट. या ओके. यस अब्दुल्ला. तो अगले चैप्टर में अभी तो वो बात ही कर रहा है ना कि ये जो सारे philosophers and examinees और Thales and all of these philosophers, they've gotten it wrong about only the material cause being the only kind of causation. तो वो आगे डिफरेंट फिलोसफर्स को रिफ्यूट करता है, जो वो काफ़ी इस चैप्टर 1 के अंदर ना, सॉरी बुक अल्फा के अंदर काफ़ी डिफरेंट फिलोसफर्स की फिलोसफी एक्सप्लेन भी करता है और रिफ्यूट भी करता है. उनमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं उनको मेंशन ज़रूर करूँगा अभी. तो वो बेसिकली ये कहता है कि एक ग्रीक एंशिएंट पोइट था हेसियोड, और पार्मेनिडीज तो एक ग्रीक फिलोसोफर था. दोनों ने आर्ग्यू किया कि जो कॉज ऑफ चेंज है किसी भी चीज़ के लिए वो लव और डिज़ायर है. वो कहता है कि लव और डिज़ायर के बगैर आप एक कोई भी सेंटिएंट बीइंग कोई काम नहीं कर सकता. मैं अभी कुछ भी करता हूँ या कोई भी इंसान कुछ भी करता है, किस कुछ भी बनाता है या कुछ भी करता है, अगर वो हिलता भी है, मूव भी होता है, कुछ भी सोचता भी है, किसी भी तरह का चेंज अगर होता है तो उस चेंज के पीछे लव और डिज़ायर होते हैं, जो इन इन चेंजेस का कॉज होते हैं. एम्पीडोक्लिस जो है उसने उसने ये कॉजेज जो अपनी फिलोसफी में ऐड किए, लव, डिज़ायर, स्ट्राइफ, दे आर ऑल लूजली related to what Aristotle calls efficient cause. Not the same but not so different. Aristotle की आपका efficient cause वो है कि वो कहता है कि एक कोई भी बीइंग ऐसी जो उस चीज़ का एजेंट हो बिहाइंड द चेंज अकरिंग. एक पॉट मेकर है, उसने पॉट बनाया, तो वो पॉट का एफिशिएंट कॉज है बिकॉज ही मेड दैट. वेदर ही मेड दैट विद लव और डिज़ायर, according to Parmenides or Empedocles, उनकी नज़र में it was love and desire which caused the existence of this thing. But love and desire are mere emotions, right? They exist in your mind. They cannot physically be the cause of other things. लेकिन एक रैशनल एजेंट जो है, जो एफिशिएंट कॉज है एरिस्टोटल की टर्मिनोलॉजी में, पॉट मेकर फॉर एग्जांपल, उसके दिमाग में ये दो टर्म्स लव एंड डिज़ायर एग्जिस्ट करती हो सकती हैं इन द माइंड ऑफ द एफिशिएंट कॉज. सो यहाँ पे एरिस्टोटल कहता है अच्छा इन लोगों ने तो ये इतनी बड़ी, आई वाज गोना से समथिंग इनअप्रोप्रिएट, लेकिन इन लोगों ने अभी ये बोंगी छोड़ी है. लेट मी जस्ट सबमर्ज दीज टर्म्स विद माय ओन टर्म एफिशिएंट कॉज. उसने कहा चलो ठीक है, लव एंड डिज़ायर तुम लोग कह रहे हो, मान लेते हैं. लेट मी जस्ट कॉल इट एफिशिएंट कॉज. कि एफिशिएंट कॉज के अंदर ये इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं, और इन इमोशंस की वजह से पार्टली, यस यू राइट, ये चीज़ का एक कॉज है ये, आउट ऑफ द 4 कॉजेज. फिर उसके बाद वो ल्यूसिपस जो है और उसका एसोसिएट डेमोक्रिटस उनकी थ्योरी को भी रिफ्यूट करता है, द थ्योरी ऑफ एटमिज्म. जो एटमिस्ट से वो ये मानते थे कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, राइट? और there is in everything there is solid and there is void, which is made up of atoms and empty state and empty space. Solid वो चीज़ है जो है, और void वो चीज़ है जो नहीं है. वैक्यूम और आप स्पेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ सकते हो इसको. तो एटमिस्ट थॉट के हर चीज़ जो है, इट इज़ मेड अप ऑफ माइन्यूट इंडिविजिबल एंड इनविजिबल पार्टिकल्स, एटम्स. और ये जो अरेंजमेंट है और इनकी कन्फिगरेशंस है, ये हम इनको देख सकते हैं नेचर के हम अंदर, हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं. लेकिन एरिस्टोटल का जो रेफ्यूटेशन है वो ये कहती है कि
इन फिलोसोफर्स ने ये तो बात बता दी कि अच्छा फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी जो है, इट इज मेड अप ऑफ बेसिकली स्मॉल, वेरी स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स, लेकिन हाउ दीज मटेरियल, how this theory of material atomism itself accounts for change is not spoken by philosophers. इनकी theory itself incomplete है, और ये theory change को कैसे explain कर पाती है, ये किसी philosopher ने, at least atomists ने explain नहीं किया सही तरह अपनी theory में. चैप्टर 5 में भी फिर वो आगे जाते हैं और वो और थियरीज रिफ्यूट करता है. बेसिकली अभी वो बुक अल्फा के अंदर अपनी थ्योरी ऑफ कॉजेशन को सॉलिडिफाई करना चाह रहा है कि अच्छा मेरे पास एक की है, मेरे पास एक सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन पहले किसी ने नहीं दिया हुआ, और जो पहले लोग आए थे जिन्होंने क्लेम किया कि हमारा सोल्यूशन ये है चीज़ों की रियलिटी को समझने के लिए, उन सोल्यूशंस को उसने दिखाने की कोशिश की कि नहीं ये सोल्यूशंस थे ही नहीं, दीज वर रॉन्ग, और उसने उन सारे फॉल्स सोल्यूशंस को रेफ्यूट किया और अपनी थ्योरी को सॉलिडिफाई कर रहा है वो भी. तो चैप्टर 5 में भी ही विल डू समथिंग टू 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 द सेम इफेक्ट. और वो कहता है कि पाइथागोरियंस जो थे ना, पाइथागोरियंस वो कहते थे कि मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स जैसे पाई डी या फिर ए प्लस बी इज इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला आप उठा लो, बेसिकली कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कोई भी इक्वेशन, एनीथिंग, ऑल ऑफ दीज मैथमेटिकल रियलिटीज, पाइथागोरियंस का मानना था कि ये मैथमेटिकल रियलिटीज आर द कॉज ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि हर चीज़ एक प्रोपोर्शन से बनी हुई है, हर चीज़ के पीछे एक फॉर्मूला है बनाने का, बेशक वो हमें हमारी आंखों के सामने मैनिफेस्ट हो या ना हो, लेकिन एवरीथिंग इज मेड मेड प्रोपोर्शनेटली, और इन सब रियलिटीज़ के पीछे जाके एक मैथमेटिकल रियलिटी है. तो पाइथागोरियंस जो थे, दे वर फाउंडेड बाय पाइथागोरस, जिसका पाइथागोरियन फार्मूला हमें मिलता है. ही वाज वेरी फेमस मैथमेटिशियन. एंड एरिस्टोटल क्रिटिसाइज करता है पाइथागोरियंस को चैप्टर 8 में आगे जाके, और वो कहता है कि जो फैक्ट, ये जो नंबर्स और मैथमेटिकल एंटिटीज है ना, दे कैन नॉट देमसेल्व्स अकाउंट फॉर फिजिकल चेंज. जिस तरह लव और डिज़ायर की बात की थी उसने, कि लव और डिज़ायर जो है, दे आर बेसिकली एग्जिस्टिंग इन योर माइंड, दे आर नॉट एग्जिस्टिंग इन द फिजिकल रियल्म, के वो किसी चीज़ को कॉज करें. इसी तरह मैथमेटिकल एंटिटीज, दे एग्जिस्ट in the platonic sense in a realm of ideas, लेकिन in Aristotle sense in the mind. तो फिजिकली एग्जिस्टिंग एंटिटीज नहीं होता कि वो किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस कॉज कर सकें. तो इसलिए वो इन पैथागोरियंस की थ्योरी को भी रिफ्यूट करता है. अब इसके बाद वो चैप्टर 9 में प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को भी रिफ्यूट करता है, लेकिन उससे पहले he considers the thought of the people who he called the monists. Monists जो थे, उनका मानना था कि everything is one, everything that exists is one. These were these people who are the monists, और they मानते थे कि there is only one primary substance for all creation. इनमें इनमें जो बड़ा फेमस मोनिस्ट था वो था पार्मेनिडीज, जो जो अभी अभी हमने जिसके बारे में बात भी की है. पार्मेनिडीज का कहना था कि जो हर तरह का जो चेंज एग्जिस्ट होता है, और हर तरह का जो डिफरेंस है जो हम ह्यूमन बींग्स परसीव कर पाते हैं, किसी तरह का भी चेंज है, किसी तरह की भी एक्टिविटी या डिफरेंस हम जो परसीव करते हैं, इट इज़ एन इल्यूजन, और ये एक एक्टिविटी नहीं है. हर तरह का चेंज एक इल्यूजन है, बेसिकली चेंज डज नॉट एग्जिस्ट. उसने सारी डिबेट ही हटा दी. सारे पागल फिलोसोफर्स पहले कहते आए थे कि भाई वाटर है, नहीं 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 एयर है, नहीं अर्थ है, उसने डिबेट ही खत्म कर दी पार्मेनिडीज ने. उसने कहा भाई चेंज होता है नहीं है, ठीक है. अब इसको इन वेरी शॉर्ट टर्म्स आई वुड एक्सप्लेन इन दिस वे, पार्मेनिडीज की थियरी ऑफ चेंज को. राइट, आप देखो कॉफी है, राइट. Yes, coffee was cold an hour ago, but now it is not so cold. It is not hot either, but I would say it is warm. It is warmer than it was an hour ago, right? तो अभी घंटे पहले इस कॉफ़ी की वार्मनेस एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन अब इस कॉफ़ी की वार्मनेस एग्जिस्ट करती है. तो पहले अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती थी और अभी वो एग्जिस्ट करती है, तो इसका क्या मतलब है? पार्मेनिडीज कहता है कि इसका मतलब ये है कि द वार्मनेस केम आउट ऑफ नथिंग, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम नथिंग. इस और क्योंकि समथिंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग, ये वार्मनेस जो है इट आइदर वाज ऑलवेज देयर और इट इज नॉट देयर. क्योंकि लेकिन मुझे तो हाथ लगा के पता चल रहा है कि द कॉफी इज वार्मर देन इट वाज, देन द वार्मनेस इज हियर. इफ द वार्मनेस इज हियर, चेंज कैन नॉट अकर, क्योंकि व्हाट यूज्ड टू बी इज स्टिल नाउ. जो था अभी भी वही है, तो कुछ वैसे चेंज नहीं हुआ, राइट. इस तरह पार्मेनिडीज कहता है कि चेंज कैन नॉट ट्रूली अकर. इसको जीनो आगे लेके जाता है अपनी
पैराडॉक्स ऑफ मोशन के अंदर वो ये कहता है कि अगर देखो मैंने 1 किलोमीटर का फासला तय करना है, तो पहले मुझे इसका मिड पॉइंट तय करना पड़ेगा, ट्रैवल मिड पॉइंट यानी 500 मीटर। अगर मुझे 500 मीटर क्रॉस करना पड़ेगा तो मुझे इसका हाफ क्रॉस करना पड़ेगा, यानी 250 मीटर। अगर मुझे 250 मीटर क्रॉस करना है, मुझे उसका भी हाफ क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब 125 मीटर। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ 67.5 एंड फर्दर डिवाइडेड इनटू मिड पॉइंट्स। तो अगर मुझे 1 किलोमीटर तय करने के लिए इन्फिनिट नंबर ऑफ मिड पॉइंट्स क्रॉस करने पड़ेंगे, यानी 500 मीटर, 500 का हाफ, 250 का हाफ, 125 का हाफ, 67.5 का हाफ। इफ आई हैव टू क्रॉस ऑल ऑफ दीज, तो फिर तो आई कैन नेवर क्रॉस एन इन्फिनिट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस। तो इसका मतलब है कि मोशन इज एन इल्यूजन, मोशन कैन नॉट एक्चुअली टेक प्लेस। तो पार्मेनिडीज और जीनो जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मोशन और चेंज जो है, इट इज बेसिकली एन इल्यूजन। एंड आई जस्ट रियलाइज कि 67.5 इज नॉट, क्या कहते हैं, इट इजंट 125 का हाफ, 62.5 इज। खैर, तो ये थी परमेनिडीज और जीनो का ख्याल कि चेंज और मोशन कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट इल्यूजन, और हम लोग कहते हैं कि ये इल्यूजन है। अब एरिस्टोटल का जो आर्ग्यूमेंट है, एरिस्टोटल इसको रिफ्यूट इस तरह करता है। एरिस्टोटल ये कहता है कि देखो, ये कॉफी है ना, ये कॉफी की वार्मनेस एग्जिस्ट पहले नहीं करती थी घंटे में, लेकिन अब वो एग्जिस्ट करती है, जो पार्मेनिडीज की ओरिजिनल पोजीशन थी जिससे वो शुरू हुआ अपना अपना पैराडॉक्स ऑफ चेंज को बयान करने में। तो वो कहता है कि वार्मनेस, यू राइट पार्मेनिडीज, एरिस्टोटल कहता है यू राइट, द वार्मनेस ऑफ द कॉफी डिड नॉट एग्जिस्ट 1 घंटे पहले, लेकिन इट डिड नॉट एग्जिस्ट इन एक्चुअलिटी। इट डजंट मीन कि इट डिड नॉट एग्जिस्ट इन पोटेंशियलिटी टू। the warmness existed not in actuality, लेकिन वो potentiality में exist कर रही थी। The coffee by its nature has a potential to grow warmer as time passes by। तो जो potential है, it is not yet actual, लेकिन एक enough number of time pass होने के बाद वो potential actual बन जाता है। तो हर चीज के पीछे, जिस तरह ब्रेड स्टेल हो जाती है, और अगर आग चलते रहे तो वो कुछ, कैंडल जो है, कैंडल कुछ कुछ टाइम के बाद बुझ जाती है। तो हर चीज़ के अंदर एक पोटेंशियल होती है, जो पोटेंशियल चेंज की होती है, खास चेंज की पोटेंशियल होती है, राइट। तो एक किताब जो गिर रही है, हम आपने यहाँ से किताब छोड़ी, ज़मीन तक वो जा रही है, जब तक वो गिर रही थी उस किताब के अंदर पोटेंशियल थी टू फॉल, लेकिन एज इट हैज़ फॉलन ऑन द फ्लोर, वो पोटेंशियल खत्म हो जाता है, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी ऑन द फ्लोर नाउ। तो एरिस्टोटल कहता है कि पार्मेनिडीज का ये मसला था कि उसने सिर्फ एग्जिस्ट ये दो ऑप्शंस दी थी। उसने कहा कि या तो पहले जो था वही बाद में था, या फिर चेंज कर नहीं होता। उसने कहा तीसरी ऑप्शन इज द राइट वन, कि पोटेंशियल जो है, इट हैज टू बी ग्रास्प्ड। थिंग्स हैव अ पोटेंशियल टू अंडरगो अ चेंज, और पोटेंशियल जब एक्चुअल बनता है तो आपको तो नजर ये आता है कि समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ नथिंग, लेकिन दैट इज नॉट द केस। खैर, ये वाला चैप्टर 5 जो है थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन you get the point, right, कि he's refuting all of these theories to kind of make it clear कि उसकी जो theory है, it is a better solution to explaining the causation of things। अच्छा, तो चैप्टर 6 के अंदर वो अपने ही टीचर प्लेटो की बात करता है, और वो प्लेटोनिक फॉर्म्स की बात करता है, theory of फॉर्म्स की बात करता है। और अब विल नॉट गेट इनटू द प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ फॉर्म इटसेल्फ, हम सिर्फ इसकी रिफ्यूटेशन की बात करें, क्योंकि हमने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स रिपब्लिक के अंदर भी और काफ़ी डिफरेंट वीडियोस के अंदर पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं इस आइडिया को। आई थिंक सो हमने सेपरेट वीडियो भी एक बनाई है इसके ऊपर। तो इसकी रेफ्यूटेशन इन वेरी शॉर्ट टर्म्स एरिस्टोटल ये देता है, उसका आर्ग्यूमेंट है द थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट। थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट एरिस्टोटल की रेफ्यूटेशन है ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। वो ये कहता है कि एक यूनिवर्सल और पर्टिकुलर है, इन दोनों की रिलेशनशिप एक है, राइट। अब जब एक पर्टिकुलर एक यूनिवर्सल के अंदर पार्टेक करेगा, तो इसको एक और फॉर्म रिक्वायर्ड होगी, एक और यूनिवर्सल रिक्वायर्ड होगा टू ग्रास्प द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्टिकुलर एंड द यूनिवर्सल। अब जब जब पर्टिकुलर है वो यूनिवर्सल के साथ रिलेशनशिप के अंदर, जो उनका मेडिएटर है उसके साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होगा, तो वो उसके भी सिमिलर होएगा। तो उनको एक और फॉर्म चाहिए होगी टू इनकैप्सुलेट द सिमिलैरिटी बिटवीन दैट वन। फिर उनको एक और फॉर्म चाहिए होगी टू इनकैप्सुलेट द डिफरेंसेस बिटवीन दैट एंड दैट वन। तो उनको इन्फिनिट नंबर ऑफ फॉर्म्स चाहिए होंगे टू ग्रास्प ऑल दी सिमिलैरिटीज बिटवीन द पर्टिकुलर्स एंड द यूनिवर्सल एंड देयर पर्टिकुलर्स एंड देयर पर्टिकुलर्स। तो इस तरह वो उसको कहता है द थर्ड मैन आर्गुमेंट। यू विल ऑलवेज नीड अ थर्ड मैन, यू विल ऑलवेज नीड अ थर्ड फॉर्म टू ग्रास्प द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्टिकुलर एंड द यूनिवर्सल। इसलिए वो कहता है कि ये एक इन्फिनिट नंबर ऑफ फॉर्म्स आपको चाहिए होंगी।
तो यहाँ पे वो अपनी अपने टीचर प्लेटो की थियरी ऑफ फॉर्म्स को रिफ्यूट कर रहा है बेसिकली। खैर, चैप्टर 9 के अंदर भी वो दोबारा जाके इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करता है। 6 और 9 में भी वो प्लेटो की ही बात कर रहा है, थियरी ऑफ फॉर्म्स की। यहाँ पे बुक 1 जो है, बुक अल्फ़ा, वो ख़त्म होती है, और बुक 2 जो है, अल्फ़ा द लेसर, वो काफ़ी छोटी किताब है। इट्स टू शॉर्ट, उसमें उसने एक दो बातें की हैं बस। और बुक 2 पे हम आप आते हैं, अल्फ़ा द लेसर के अंदर। डू यू हैव टू ऐड ऑन एनीथिंग बिफोर वी मूव ऑन? ना दैट्स फाइन। बस मैं भी एक चीज़ ये सोच रहा था, मैं कॉजेज़ के बारे में सोच रहा था। एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट द कॉजेज़ इन टर्म्स ऑफ द क्रिएटर जिसने ये कॉजेज़ बनाई हैं एंड द रियलिटी दैट वी आर लिविंग इन। तो एज यू वर टॉकिंग मेरे ज़हन में चल रहा था, आई वाज थिंकिंग कि खुदा ने ऐसा किया हो कि फोर कॉजेज़ को एक शायद इस रियलिटी के लिए एक बनाया हो। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, वी डोंट नो, बिकॉज हमारा जो नॉलेज है वो फाइनाइट है। तो फॉर एग्जांपल हमारी रियलिटी जो है इट्स मेड अप ऑफ मटेरियल। खुदा ने एलिमेंट्स बनाए हो विच कुड बी द मटेरियल कॉज। फॉर्मल कॉज के तौर पे गॉड माइट हैव मेड certain you can say first certain first principles, or you can say, sorry, you can say laws of nature, ठीक है। And then law, or those laws of nature, they go through an efficient cause जो खुदा ने है शायद टाइम रख दिया हो। And all these things when through this procedure material cause जो है वो formal cause मतलब कि laws को फॉलो करते हुए टाइम उसको जब मिले, it would create our reality. What do you think about that, Abdullah? For example, अल्लाह ताला ने एलिमेंट्स बनाए, एलिमेंट्स जो हैं uh, they follow a certain formal cause, they follow a certain law. For example, in making of a star, elements जो हैं they follow a certain procedure, certain laws of physics to make a star. और स्टार के लिए हमें एक एफिशिएंट कॉज चाहिए। एफिशिएंट कॉज वुड बी कि खुदा ने एक टाइम फ्रेम रख दिया हो और एक प्रोसीजर रख दिया हो कि वो उस पूरे को फॉलो करे। आफ्टर दैट व्हेन दैट इज कंप्लीटेड, it would it would then go towards the final cause. Its final cause would be to be the part of the reality that we are living in. What do you think about this, Abdullah? यार, इसलिए थिंग इज कि अगर आप इन 4 काइंड्स ऑफ कॉजेशन को फॉलो करते हो ना, अगर आप कहते हो कि ये कॉफ़ी कहाँ से आई, ये कॉफ़ी के बाद आप कहते हो अच्छा मेरे से आई, मैं कहाँ से आया, मेरे पेरेंट्स पे जाते हो, उनसे पहले जाते रहते हो, ऑल ऑल द वे बैक टू आदम एंड हवा। फिर उससे उससे भी पहले आप जाते हो, आप सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाते हो कि सिंगुलैरिटी से पहले क्या था। आप उससे भी पहले समहाउ चले जाते हो, जो कि साइंटिस्ट के पास भी जवाब नहीं है सिंगुलैरिटी से पहले क्या था। लेकिन अगर आप पहुंच जाते हो, आप जान जाते हो, तो आप एक ऐसी चीज़ पे जाओगे, एक ऐसी मटेरियल चीज़ पे जाओगे जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन उस चीज़ के सिवा कुछ मटेरियल नहीं था। दैट थिंग वुड बी द फर्स्ट मटेरियल थिंग। बेशक वो डस्ट होती, वो एम्प्टी स्पेस होती, वो कुछ भी होता, लेकिन देयर हैड टू बी वन फर्स्ट मटेरियल थिंग इन द यूनिवर्स। अब अगर आप पूछो कि इसकी 4 कॉइंस ऑफ कॉजेशन क्या है, एरिस्टोटल का Hmm. फॉर्मूला अप्लाई कर लो। इसकी मटेरियल कॉज क्या है? मटेरियल को मैं चलो एंड पे डिस्कस करता हूँ। इसकी इसका फाइनल कॉज क्या है आपको नहीं पता, शायद टू कॉज अदर मटेरियल थिंग्स। इसका 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 फॉर्मल कॉज क्या है? इसकी फॉर्म कुछ भी हो सकती है, डस्ट की क्या फॉर्म होती है, राइट? इसकी 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 एफिशिएंट कॉज क्या है? अब एफिशिएंट कॉज पे आप फंस जाओगे, क्योंकि अब ये जो चीज़ है, इट इज़ द फर्स्ट मटेरियल थिंग इन द यूनिवर्स। इससे पहले कुछ भी मटेरियल नहीं था दुनिया के अंदर। इट वाज द फर्स्ट मटेरियल थिंग इन द यूनिवर्स। खुदा ने कौन बोला ये चीज़ बन गई। ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, इट माइट बी द अंडरलाइंग रियलिटी ऑफ आवर रियलिटी। इस चीज़ को किस चीज़ ने कॉज किया? किसी मटेरियल थिंग ने कॉज नहीं किया हो सकता। लाइक वी सेड, इट वाज द फर्स्ट मटेरियल थिंग टू बी Hmm. क्रिएटेड। So the only thing which could be the efficient cause of this material thing, which is the first material thing, again, that thing could only be immaterial in nature. That is what I get at. अब इसकी material cause क्या हो सकती है? Again, वो matter had to come out of nothing, क्योंकि it is the first material thing. पहली material thing किसी और चीज से अपना matter derive नहीं कर सकती थी। So It it had couldn't to come come from out of something infinite. It couldn't yeah. come from infinite process या किसी भी infinite चीज से नहीं आ सकती। Yes, that does make any sense. तो That does make yeah. sense. Yeah, तो ये yeah. कॉजेशन से और कलाम आर्ग्यूमेंट से हम इस चीज़ पे पहुंचते हैं कि जो पहली चीज़ थी ना, जो कॉज थी, इट हैड टू इट बी इमटेरियल, इट हैड टू बी ऑफ इमेंस पावर। ये सारे जाके बुक लामडा में कंपाइल होगा। बट यू आर वेरी राइट
the way you're thinking about this, it could be that, it could be that, but it is better explored, I think so, in the Kalam cosmological argument. It deserves an entire different video of its own. No worries, Abdullah. Yes. Did you want to add anything in from book number two? Yeah, about book Alpha, it's a very short book. हाँ, लेकिन यहाँ पे अभी तो बुक अल्फा बुक वन में उसने अपनी डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर्स को रिफ्यूट किया और अपनी थ्योरी ऑफ कॉजेशन बयान किया, लेकिन बुक अल्फा द लेसर में, सेकंड बुक के अंदर, वो हमें ये कहता है, वो कहता है कि देखो, काइंड ऑफ आप कह सकते हो वो कवर अप कर रहा है। उसने सारे इन फिलोसफर्स की थ्योरीज डिस्ट्रॉय कर दी और अब वो कह रहा है यार देखो, ये जो डिस्कोर्स है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फिलोसफी में। दूसरों की चीज़ों से सीखना और दूसरों की चीज़ को बेहतर बनाना एक एक ह्यूमन प्रोग्रेस की निशानी होती है। क्योंकि ह्यूमंस ये करते हैं कि ओरिजिनल काम को पकड़ते हैं, या तो उसको रिफाइन करते हैं या उसको रिफ्यूट करते हैं, और जो भी वो करेंगे उससे ट्रुथ्स ज़्यादा आश्कार होता है आपके ऊपर, ट्रुथ्स ज़्यादा मैनिफेस्ट होता है आपके ऊपर, और आप, वो बेसिकली फ्री फ्री स्पीच की बात कर रहे हैं इन सोसाइटी। दो लोग डिस्कोर्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल तू एवोल्यूशन पे मानता है, मैं नहीं मानता, हम दोनों बहस कर रहे हैं आपस में, और हम लोग इस बहस के थ्रू एक ना एक बंदा तो सच को तलाश करेगा। अगर वो गलत था, एक तो गलत होगा, राइट? तो जो दूसरा बंदा है वो सच को तलाश करेगा, एंड दोनों वर्च्यू टुवर्ड्स द गुड, टुवर्ड्स द ट्रुथ लीड होंगे। दैट इज व्हाट एरिस्टोटल इज सेइंग हियर। ये डिस्कोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है फिलोसफी के अंदर। दिस इज व्हाट फिलोसफी रेस्ट्स ऑन, इट इज डिस्कोर्स। और वो कहता है इवन फॉल्स व्यूज प्रोड्यूस डिस्कशन एंड एनालिसिस लीडिंग टू अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रुथ। तो अब वो कहता है कि अच्छा, हमने डिस्कोर्स की बात कर ली, तो फिलोसफी इट सेल्फ इज द स्टडी ऑफ द ट्रुथ, एंड वी डू नॉट नो द ट्रुथ विदाउट द कॉज। ये स्टेटमेंट्स हैं जो एरिस्टोटल का व्यू फोर्टिफाई कर रही हैं कि फिलोसफी एम्स एट ट्रुथ विच इन्वॉल्व्स सीकिंग द फंडामेंटल कॉजेज ऑफ रियलिटी। अब मेरा थोड़ा सा इससे अपना डिफरेंट ख्याल है, और इट माइट इवन बी अ स्टूपिड ख्याल। मेरा ये ख्याल है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, यू कैन से फिलोसफी स्टडी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। क्योंकि आप फिलोसफी के अंदर किसी भी ब्रांच के अंदर जब घुसते हो, यू सी ये इसमें इतने दर्जनों थिंकर्स हैं, इतनी दर्जनों थेरीज हैं, और ये सारी की सारी कोई एक के खिलाफ है, कोई दूसरे के खिलाफ है। एंड पे आपका आप देखोगे इट इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। इट डज नॉट claim to answer you, sorry, offer you any answers. Philosophy doesn't claim to have any answers. It claims to have only contradictions and more questions. It only claims to have queries. लेकिन it doesn't mean कि आपको आंसर मिलेगा नहीं। आपको आंसर ये देगा नहीं डायरेक्टली, लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा अपने दिमाग के अंदर। फॉर एग्जांपल, हमने मैकेनिक्स पढ़ रहे थे अबाउट द गोल्डन मीन। अगर एक इंसान है हु डिड नॉट नो अबाउट वर्च्यूज, तो उसको उसकी डिस्कोर्स पढ़ने से उसका दिमाग में जो सोक्रेटिक मेथड के थ्रू जो चीज़ें गलत थी वो सही हो रही हैं, तो ही इज इनडायरेक्टली बीइंग लेड टू द ट्रुथ। दैट इज व्हाट आई बिलीव इन, कि फिलोसफी इज अ स्टडी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, लेकिन एट द एंड समहाउ इट प्रोवाइड्स यू आंसर्स विदाउट प्रोवाइडिंग देम टू यू डायरेक्टली। Yes, तो that made me right, Abdullah. मगर yes, कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले अगर देखें, जैसे कि इसमें बुक नंबर टू में ही सेड के philosophy is the supreme science of truth, ठीक है, he says कि it's the science of truth, and you are saying, and do you believe that it may be the science of contradictions, but if we go to the base, जैसे कि हम स्टार्ट में जाएंगे, फॉर्मल कॉज ऑफ फिलोसफी का भी कहीं से स्टार्ट शुरू हुआ होगा कि नहीं है? ये कॉन्ट्राडिक्शंस तो अभी आई हैं फिलोसफी के अंदर, स्टडी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, ये तो अभी आई है कि आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ कॉन्टेम्पलेशन we have so many theories that studying the contradiction between those theories creates uh, another you can say the branch of philosophy, another truth about the universe. मगर अगर हम इसकी स्टार्ट में जाएंगे अब्दुल्ला, someone would have started philosophy, because he was searching for the truth behind reality. So maybe that's when he's thinking in regards to the starting point of philosophy, and that is why maybe he's saying कि philosophy is the study of truth, because philosophy start इस तरह हुई थी, contradictions तो बाद में आई, मगर it should have been started कि जब किसी ने बैठ के सोचा होगा कि what is reality and what are the principles behind reality, और उसने वो सच ढूंढने की तलाश में, maybe that's why he's saying it is a science of truth. What do you think? या यू माइट बी राइट in wanting to search for truth in philosophy,
So many people try to grapple with their own subjective pieces of truth कि एक kind of ये study of contradictions ही बन गई. So that's an interesting definition that I like to personally give for philosophy क्योंकि I am the kind of person who likes certainties, but as I've seen, it does not offer any certainty on its own. क्योंकि there are so many different things which make sense to you all at once that you do not know which choice to take. You're stuck in the either or at all the time, all the time in philosophy, because all these things virtually hold the same utility for you, whether to believe or not to believe. To whether it might be true that it was actually initially aimed at the study of the good. Now I don't say that in a derogatory way. Okay, it is a study of contradictions because I wrote a piece a while ago on how free speech in an individual is important, and as important as free thought is as important in an individual as free speech is important to society. क्योंकि free speech in society से अपोजिंग डिस्कोर्सेज होते हैं, उन अपोजिंग डिस्कोर्सेज से ट्रुथ इमर्ज आउट होता है, और इंडिविजुअल के अंदर ऑन अ स्मॉलर स्केल डिफरेंट अपोजिंग आइडियाज दिमाग के अंदर होते हैं, दिमाग में चल रहा है टू बिलीव और नॉट टू बिलीव, इस थ्योरी को पकड़ूं उस थ्योरी को पकड़ूं, मुझे इससे यूटिलिटी क्या है उससे यूटिलिटी क्या है, ये जो वॉर ऑफ आइडियाज है ना दिमाग में, इससे ट्रुथ इमर्ज आउट ऑफ होता है, एंड दैट इज वाई फ्री स्पीच एंड फ्री थॉट इज इंपॉर्टेंट. उसी तरह ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जितनी ज़्यादा वर्चुअली कॉन्ट्रडिक्शन ज़्यादा होंगी, उतनी ज़्यादा आपको स्ट्राइविंग करनी पड़ेगी टू रीच द ट्रुथ, लेकिन एट द एंड आपका दिमाग उतना ही साफ होगा, क्योंकि ऑल ऑफ दैट गार्बेज एक्सिस्टेड इन साइड योर माइंड, ऑल ऑफ दोज फॉल्स आइडियोलॉजीज, लेकिन ऑल ऑफ दैट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम योर कॉन्टेम्पलेटिव माइंड, क्योंकि नाउ यू आर क्लोजर टू द ट्रुथ. So yeah, that is what I think about all of this. But आफ्टर दैट एरिस्टोटल ये बताता है, अभी तो वो बात कर रहा था कि अबाउट फिलोसफी बीइंग द स्टडी ऑफ द ट्रुथ, उसके बाद वो कहता है कि हमें किसी भी चीज़ को अगर हम जानेंगे ना, तो हमें उसकी कॉजेज़ के बारे में जानना पड़ेगा, और हम उसकी कॉजेज़ को तभी सही तरह जान सकते हैं अगर तो वो फाइनाइट हो. फाइनाइट यानी इन्फिनिट ना हो, इन्फिनिट ना हो यानी इन्फिनिट इन वैरायटी ना हो, और इन्फिनिट इन ऑर्डर ना हो. इन्फिनिट इन ऑर्डर का मतलब आप ये बयान कर सकते हो कि अच्छा एक इंसान जा रहा है, ठीक है, इंसान सड़क पे जा रहा है, हवा चलती है तेज़, और वो इंसान झूम जाता है बेसिकली. ये अरिस्टोटल की मिसाल है, मेरी मिसाल नहीं है. वो इंसान झूम जाता है, और वो उसके झूमने की कॉज क्या है, हवा हो सकती है. अब हवा की कॉज क्या है, इट माइट बी द साइकिल ऑफ द सन और समथिंग. अब उस वो साइकिल का कॉज क्या है, फिर अगर तो ये कॉजल चेन इन्फिनिट है ना, अगर तो ये कॉजल चेन कहीं ख़त्म नहीं हो रही, ये जाए जा रही है इन द पास्ट, बहुत पहले, आज से कुछ लाखों साल पहले तक ये जाई जा रही है कॉजल चेन, तो आप कभी भी इस इंसान के झूमने की कॉज नहीं जान सकते. यू विल नेवर नो कि ये चीज़ जो हुई है अभी, ये चेंज जो कर हुआ है, ये इवेंट जो कर हुआ है, ये क्यों हुआ है. यू विल नेवर बीन एबल टू नो दैट, क्योंकि ये कॉजल चेन इटसेल्फ इन्फिनिट इन ऑर्डर है. इसी तरह इन्फिनिट इन वैरायटी जो कॉजल चेन होगी, यानी डिफरेंट वैरायटी ऑफ कॉजेज एक चीज़ के ऊपर एक चीज़ के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, तब भी आपके लिए वो चीज़ को जानना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसकी कॉज़ हैं ही इतने ज़्यादा से मुराद इन्फिनिट हैं कि आप उन सबको इनटू कंसिडरेशन नहीं ले सकते उस चीज़ की चेंज का की रीज़न जानने के लिए. इसलिए एरिस्टोटल कह रहा है कि हम सब बाय नेचर, ऑल मैन बाय नेचर बिलोंग टू नो, लेकिन दे विल ओनली बी एबल टू नो दोज थिंग्स जिनकी कॉजेज फाइनाइट हो इन ऑर्डर एंड फाइनाइट हो इन varieties. That is where the second book of metaphysics ends. Would you like to add on to anything, Iman? No, Dula, that's fine. It's all good, man. If you अच्छा, want, you can carry on. Yep. carry on, Iman. I was saying if you want, you can carry on. No worries. अच्छा, नुमान, what do you say कि हम थर्ड बुक जो है हम इसको combine करें with 4 and 5, and we do that in the next couple of days? What do you say? If you want, you can do it right now. If you want to give a short version of explanation, you can give it right now. If you want, we can leave it for the next podcast.
अरे थिंग इज, क्या आई गॉट रन, क्योंकि अम्मी ने ना मुझे आधे घंटे से मैसेज किया हुआ व्हाट्सएप पे कि आई गॉट ब्रिंग सम सामान, That's fine, no तो worries. आई गॉट रन Then दैट we सो। will leave it for the next podcast. It's all good, mate. अब यहीं अपनी podcast खत्म करते हैं. It's already very long now. Then yes, we will discuss 3, 4, 5, and maybe 6 as well in the next podcast because we have to finish this book within 2 or 3 podcasts. आज तो एक हो गई है, इसके या अलावा 2 more podcasts will be enough to finish this book as quick as possible. So till then, take care. Allah Hafiz. ठीक है।